नमस्कार। मैं सीए उमेश शर्मा आपके सामने आज लेके आया हूँ जीएसटी का पीएमटी 09 जो नया फॉर्म आया है और इससे हम कौन सी पेमेंट के मिस्टेक्स हम ठीक कर सकते हैं, क्या ये फॉर्म है, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। व्हाट इज़ दिस पीएमटी 09? तो हमारा एजेंडा है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो सेक्शन 77 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये एक बेस हमको मिलता है कि ये क्यों आया। फिर रूल 41 ऑफ जीएसटी रिफंड रूल्स। देन एक केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट था 12 नवंबर 2018 को। फिर उसके बाद में 21 अप्रैल 2020 को ये नया रूल आया है, रूल 8713। इसकी हम पढ़ाई करेंगे। देन व्हाट इज़ पीएमटी 09, जिसके थ्रू हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से मिस्टेक्स हम ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको फाइल करें, और जीएसटी पीएमटी 09 में हम क्या नहीं कर सकते हैं, और आखिर में कंक्लूजन। तो ये है हमारा एजेंडा। तो फटाफट शुरू करते हैं हम कि क्या है सेक्शन 77। सेक्शन 77 ये है टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ पेड सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स और एज केस मे बी द सेंट्रल टैक्स or union territory tax on the transaction considered by him as an intrastate supply, but which is subsequently held to be interstate supply shall be refunded the amount of tax so paid in such manner and subject to such condition as may be। यानी इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी अगर पे कर देते थे और बाद में ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो जाती थी तो यहाँ पर ये सेक्शन रिस्ट्रिक्ट करता है कि रिफंड ही हम देंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी अगर पे हो जाता है जहाँ पर आईजीएसटी पे करना चाहिए था। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 ये है द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ पेड आईजीएसटी ऑन द ट्रांजैक्शन कंसिडर बाय हिम टू बी इंटरस्टेट सप्लाई बट विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंट्रास्टेट। यानी आईजीएसटी पे कर दिया पर पे करना चाहिए था सीजीएसटी एसजीएसटी। shall not be required to pay any interest on the amount of central tax and state tax or as the case may be the central tax and unitary tax payable। यानी गलती से अगर आईजीएसटी पे कर दिया है, सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना चाहिए था तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो यही एक रास्ता था कि जहाँ पर पहले हमको रिफंड ही लेना पड़ता था और इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर हमने टैक्सेस भर दिए, पर बहुत रिस्ट्रिक्टिव था। आईजीएसटी पे कर देते हैं और सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना चाहिए था तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया है और आईजीएसटी पे करना चाहिए था तो रिफंड लेना पड़ेगा और फिर बाद में आईजीएसटी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यही हमारे पास में पहले सॉल्यूशन थे। और रिफंड लेने के लिए जो रूल था रूल 41 ऑफ जीएसटी रिफंड, इसमें क्या था कि जहाँ पर भी रिफ़ंड की एप्लीकेशन होती थी और अगर ऐसी कोई केस मिलती थी तो जो भी रिफ़ंड है वो अमाउंट एडजस्ट होएगा आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट और फिर बाद में बैलेंस रिफंडेबल होगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो सीजीएसटी एसजीएसटी हमने गलती से पे कर दिया, हमको आईजीएसटी पे करना चाहिए था तो सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफ़ंड देंगे, वो रिफ़ंड लेके हमको आईजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। तो ये सेक्शन पूरा एडजस्टमेंट वाला था और ये रूल भी पूरा एडजस्टमेंट वाला था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमको ये ध्यान में रखने के लिए कि पहले अगर गलती से टैक्स पे होते थे तो रिफ़ंड ही लेना पड़ता था और ये रिफ़ंड वो ऑफिसर एडजस्ट कर सकता था अगेंस्ट द लायबिलिटी, यानी असेसी के पास में कोई राइट्स नहीं थे। अब जब हम इसको आगे लेके जाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि एक केरला हाई कोर्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया था 12
नवंबर 2018 को। यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने अड़तिया एंड अंबाडी ट्रेडर्स के केस में ये दिया था एक बड़ा रिलीफ। वो ये दिया था कि टैक्स पेयर्स को रूल सेक्शन 77 रीड विथ रूल 41 ऑफ जीएसटी रिफंड, इसके तहत जो भी अकाउंट वन हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, वो अलाउ करना चाहिए, असेसी को तकलीफ़ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने हमको बेनिफिट दिया था कि वाइल नोटिंग दैट इट सीम्स नो डिफ़िकल्टी फॉर द टैक्स अथॉरिटीज़ टू अलाउज पिटिशनर रिक्वेस्ट and get the amount transferred from the head SGST to IGST. The court said that it is inequitable for the authorities to let the petitioner suffer. तो यहाँ पर अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप रिफ़ंड लो और फिर हम एडजस्ट करेंगे, पर आपको पे करना पड़ेगा अभी। तो ये यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये रूल कहता है कि आखिर में रिफ़ंड एडजस्ट होगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो आप जो स्टेट टैक्स गलती से पे हो गया है वो आईजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट करो। तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ टैक्स पेयर को दिया था कि आपको रॉन्ग पेमेंट हो गया है तो टेक्निकली डिपार्टमेंट विल एडजस्ट, पर ये मैकेनिज़्म था नहीं। डिपार्टमेंट सोच रही थी कि क्या करना चाहिए, तो फिर बाद में ये आया रूल 8713। तो 87 जो रूल है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 28 जून 2019 को, और ये आते आते हो गया 21 अप्रैल 2020 को जब ये लागू हुआ। तो ये रूल 87.3 क्या है? रूल 87.3 है, अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस और एनी अदर अमाउंट available to the electronic cash ledger under the act to the electronic cash ledger of IGST, CGST, state GST, union territory or the cess in form PMT 09। यानी यहाँ पर अब मिला है चांस असेसी को कि जो भी अमाउंट पे हो गया है गलती से, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट करना है तो वो अब कर सकता है। तो व्हाट इज़ PMT 09? PMT 09 ये चलन है जहां पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स में यूज़ हो सकता है। ये रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगा, कैश लेजर को ही ये इफ़ेक्ट करेगा, यहाँ पर क्रेडिट लेजर को ये इफ़ेक्ट नहीं करने वाला। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्म को यूज़ करना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, IGST का पेमेंट है तो वो CGST को हम डाल सकेंगे। अगर CGST का पेमेंट गलती से हुआ है तो स्टेट को डाल सकेंगे, वहाँ से हम सेस को भी दे सकेंगे। या फिर यहाँ से कोई पेमेंट है जो हम इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टीज़ अदर्स को भी दे सकते हैं माइनर हेड्स में। अगर माइनर हेड में पेमेंट कर दिया है तो वो हम यहाँ पर मेजर हेड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इंटरनल ट्रांसफ़र भी यहाँ पर अलाउड है और यहाँ पर भी इंटरनल ट्रांसफ़र अलाउड है। तो जो भी अगर मिस्टेक्स है तो वी कैन एडजस्ट बिटवीन द हेड्स। अब यहाँ पर एक एग्जांपल, 1000 रुपये का मेरा CGST और AGST का पेमेंट हो गया है और वो मुझे इंटरेस्ट में डालना था, तो अब मैं उसको इंटरेस्ट को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। या CGST पेमेंट कर दिया, अब मुझे IGST को ट्रांसफ़र करना है तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये फॉर्म की जो एप्लीकेबिलिटी है ये 21 अप्रैल 2020 से आई है। सारे टैक्स पेयर इसको यूज़ कर सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर स्टेप्स हमको जो फॉलो करनी है, पहले तो हम लॉगिन कर ले, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चल जाए। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बैलेंस ट्रांसफ़र में जाना पड़ेगा, वहाँ पर कितना बैलेंस अवेलेबल ये दिखेगा। फिर ऐड रिकॉर्ड देखे, ऐड रिकॉर्ड के अंदर फिर अपने को मिलेगा PMT 09 फाइल करने का। फिर रिक्वायर पूरे स्टेप्स देखे जो आगे हम देखेंगे और फिर ये हम फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स है। तो 1 बाय 1 अगर हम देखेंगे तो हमको जाना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
के अंदर फाइल PMT09 को टिक करें। फिर आगे जाने के बाद ये स्क्रीन दिखेगी अपने को, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना बैलेंस है, कितना आप यूज़ कर सकते हैं। वो देखने के बाद में ऐड रिकॉर्ड के अंदर जाइए। ऐड रिकॉर्ड के अंदर जाने के बाद में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है और किसको ट्रांसफ़र करना है ये सिलेक्ट करें। वो सिलेक्ट करने के बाद में ऐड रिकॉर्ड के अंदर आगे जाने के बाद में हमको वो टेबल दिखेगा जहाँ पर कितना बैलेंस हम कर सकते हैं। ये यहाँ पर पूरा व्यू हो जाएगा और ये होने के बाद फिर हमको आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो एडजस्टमेंट दिख जाएगी। फिर हमको OTP आएगा और PMT09 फ्लैश होगा कि ये फाइल कर रहे हैं, तो यू कैन एंटर दैट OTP एंड यू कैन फाइल योर PMT09। तो PMT09 कैसा दिखता है, तो ये है उसका फॉर्मेट। 87 सब रूल 13 के अंदर आया है। इसमें GSTN नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, ARN आएगा, बाद में डेट आएगा, क्योंकि हमको संभाल के रखना पड़ेगा हमारे रिकॉर्ड के लिए, ऑडिट में भी ये काम आएगा। फिर बाद में यहाँ पर अमाउंट अवेलेबल दिखेगा, फिर वहाँ से कितना ट्रांसफ़र हुआ है इधर वो हम यहाँ देख सकते हैं, अमाउंट ट्रांसफ़र। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ मैं ये सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी सारी एडजस्टमेंट है ये PMT09 में दिखेगी। अब यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते PMT09 में, तो PMT09 के अंदर जो ऑलरेडी यूटिलाइज अगर कर लिया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर वो नहीं दिख रहा है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ओनली अनयूटिलाइज अमाउंट इन कैश लेजर कैन बी चेंज। और PMT09 ये एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं, बार बार उस अमाउंट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो बड़े ही ध्यान से PMT09 को यूज़ करना चाहिए। सबसे लास्ट में व्हाट केयर शुड बी टेकन फॉर फाइलिंग PMT09, यहाँ पर ध्यान देना है कि इनकरेक्टली अनयूटिलाइज जो है वही अमाउंट यहाँ पर होगा। 3B के अंदर अगर हमने यूटिलाइज कर लिया है तो वो चलन हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। भले ही आपने बाद में DRC03 से भी पेमेंट किया है तो कैश लेजर के अंदर अगर वो दिखता है तो कैश लेजर भी आपको देखना पड़ेगा, पर DRC03 ये कैश लेजर को नहीं हिट करेगा तो वो रिस्क होगी। तो ध्यान से देखें कि 3B और DRC03 का इफ़ेक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा अगर यूटिलाइज कर लिया है तो। फिर जो कैश बैलेंस दिखेगा उसी का हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, और एक बार रेक्टिफिकेशन किया तो दोबारा हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि जो पेमेंट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो बैलेंस है वही कर पाएंगे। अगर हमने रॉन्ग हेड के अंदर यूटिलाइज कर लिया तो हम उसको नहीं ठीक कर पाएंगे। तो ये एक था, पर अभी आगे हमको ये देखना है कि रिसेंट ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है भारतीय एयरटेल के केस के अंदर कि 3B के अंदर रेक्टिफिकेशन अलाउ करो। नेक्स्ट मंथ के 3B में आप अलाउ करने का कैसा सर्कुलर निकाल सकते हैं। तो आगे देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट हमको रिवाइज 3B अलाउ करती है या नहीं करती है। दैट इज़ द केस विच वी वांट टू लुक फॉरवर्ड। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। आपके कोई भी सुझाव हो, क्वेश्चंस हो तो आप इस नंबर के ऊपर मेरे साथ शेयर करो। यहाँ पर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर, और आपको कर नीति के पेपर्स के अंदर भी मिलेंगे। यहाँ पर CA क्लब इंडिया, टैक्स गुरु के अंदर भी आर्टिकल्स मिलेंगे। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। एंड विद दिस, थैंक यू फॉर टुडेज लर्न फ्रॉम होम सीरीज on PMT09 and watching it. Thank you.